नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना से हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, और हम बात करने वाले हैं क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, और हम बात करेंगे प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है, अर्थात हम इसे लागू करवा सकते हैं या नहीं लागू करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना के अन्य नाम क्या क्या हैं। प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं, इसे आमुख भी कहा जाता है, हम इसे संविधान का सारांश या सार भी कह सकते हैं। यह प्रश्न पूछे हुए हैं कि आमुख हम किसे कहते हैं, तो आमुख हम प्रस्तावना को कहते हैं। और प्रस्तावना की हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको हम प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना क्या होती है इसके बारे में। जो हमारा पूरा का पूरा संविधान है, अगर मान लीजिए एक मोटी किताब है संविधान की, उस संविधान को अगर हम सारांश निकालें, सारांश का मतलब होता है पूरी की पूरी कहानी जो हम बहुत विस्तार से सुने हैं, या पूरा का पूरा चैप्टर जिसको हमने बहुत विस्तार से पढ़ा हुआ है, उसको कम से कम शब्दों में उसको लिख देना सारांश कहलाता है। या हम कह सकते हैं जो उसका पूरा का पूरा निचोड़ होता है, उसे हम कहते हैं प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो हम एक लाइन में कह सकते हैं जो पूरा हमारा संविधान है उसका सारांश या सार रूप क्या है, प्रस्तावना है। तो हमारा जो संविधान है उसका जो सार है, सार या सारांश है, उसे हम कहते हैं प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको सारांश जो होता है हम कम शब्दों में कहते हैं, तो इसको हम संविधान की संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं कि हम कम से कम शब्दों में पूरे संविधान को जहां हम दिखा देते हैं उससे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। इसीलिए इसको संक्षिप्त अभिव्यक्ति भी कहते हैं, किसका, हम संविधान का। और हम बात करेंगे यह उद्देशिका, इसका नाम क्यों पड़ा है, हम उद्देशिका क्यों कहते हैं। उद्देशिका हम इसलिए कहते हैं कि इसको एक डेट है 13/12/1946, 13 दिसंबर 1946 को हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, एक प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। अब कोई भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको शुरू करने या समाप्त करने के लिए हम प्रस्ताव के माध्यम से उस चीज की शुरुआत करते हैं, इसलिए ये प्रस्ताव तो है ही, इसका नाम क्या था, उद्देश्य, यानी उद्देश्य प्रस्ताव था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि जो पूरा का पूरा हमारा संविधान बनेगा या बनाया जाएगा, तो संविधान का हमारा उद्देश्य क्या होगा, हम संविधान में क्या क्या बातें बनाएंगे, किस किस प्रकार का हमारा संविधान होगा, यही कम शब्दों में उद्देश्य के माध्यम से यह प्रस्तुत कर दिया गया। इसीलिए इसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव पड़ा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और इसके माध्यम से संविधान बनाने का काम शुरू किया था। और जब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था, यहीं से संविधान सभा की विधिवत कार्रवाई शुरू होती है, इसीलिए हम इसे उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। अब जो उद्देशिका है, उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी से उद्देशिका बना है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप, या हम कह सकते हैं थोड़ा संशोधित रूप, या हम कह सकते हैं विकसित रूप ही क्या है, हमारी प्रस्तावना है या हमारी उद्देशिका है। किसका विकसित रूप, उद्देश्य प्रस्ताव का विकसित रूप। अब यह बात आती है हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है, इससे पहले भी कहीं प्रस्तावना थी किसी अन्य देशों के संविधान में, तो कोई भी दुनिया के जितने भी देश हैं, सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। कहाँ पे, अमेरिकी संविधान में विश्व का पहला ऐसा संविधान है जिसमें प्रस्तावना को शामिल किया गया था, और उसी आधार पर हमने भी प्रस्तावना को अपने यहाँ शामिल किया है। ये तो बात रही प्रस्तावना क्या होती है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे कि इससे हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है इसके बारे में। संविधान की प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग यहाँ से शुरुआत होती है और लास्ट में हम इसे अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं, यहाँ से यहाँ पर खत्म होता है। तो अगर आप इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा, पढ़ने का एक बार प्रयास करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी।
सत्ता का स्रोत क्या है, यह किससे जानकारी मिलती है, जो हमारी प्रस्तावना है, यह संप्रभुता का स्रोत भी कह सकते हैं इसको। कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलती है प्रस्तावना से, और जो हमारा राज्य है, यह हमारा देश है, उसका उद्देश्य क्या है, यह प्रस्तावना को पढ़ने के बाद यह जानकारी मिलती है। और जो राज्य की प्रकृति क्या है, ये सब बातें भी कहाँ पे हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलती हैं। तो हम सबसे पहले 4 चीजें पता चलती हैं, स्रोत के बारे में, ऐतिहासिक जानकारी के बारे में, उद्देश्य के बारे में और राज्य की प्रकृति के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत जो है भारत की जनता है, भारत की जनता है। हमारी प्रस्तावना का पहली लाइन ही है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ऐसे शुरू होता है। तो इससे पहली लाइन ही है, पहला वाक्यांश ही है हम भारत के लोग। तो जनता का मतलब है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। तो संप्रभुता का या सत्ता का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। और जब पूरा का पूरा प्रस्तावना पढ़ जाएंगे तो उसमें लास्ट में लिखा होगा, लास्ट में हम इसे अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। यानी जो जो बातें इस पूरे के पूरे संविधान में लिखी हुई हैं, ये सब बातें संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई हैं, इसको हम अंगीकृत करते हैं। कौन अंगीकृत करता है, भारत की जनता अर्थात भारत के लोग। अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब क्या होता है, हम इसको अपनाते हैं। क्या करते हैं, अपनाते हैं, अपने एक अंग के रूप में इसे हम अपनाते हैं या स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं या स्वीकार करते हैं। ये हो गया अंगीकृत का मतलब। दूसरा हो गया अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब क्या होता है, अधिनियम जो होता है, किसी भी कानून को हम अधिनियम कहते हैं। और कानून तो हम इसको अधिनियमित करते हैं का मतलब होता है हम इसको अधिनियम अर्थात कानून के रूप में और अंगीकृत का मतलब स्वीकार करते हैं। हम इस प्रस्तावना को या संविधान को हम कानून के रूप में स्वीकार करते हैं या अपनाते हैं। और आत्मार्पित का मतलब होता है हम स्वयं को अर्पित करते हैं या हम अपने आत्मा को अर्पित करते हैं, इसलिए आत्मार्पित शब्द बनाया गया है। तो इस सारी बातों का स्रोत कौन है, भारत की जनता है, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि इसको अंगीकृत करते हैं अर्थात अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं अर्थात कानून के रूप में इसको स्वीकार करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं का मतलब होता है हम इसको स्वयं के लिए अर्पित करते हैं या अपने आत्मा को हम अर्पित करते हैं। ये तो बात रही सत्ता का स्रोत, इससे यह बात क्लियर हो गया होगा। दूसरा है ऐतिहासिक जानकारी। तो ऐतिहासिक जानकारी क्या मिलती है, 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जिस दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था उस दिन का वह डेट इस पर लिखी हुई है। और विक्रमी संवत भी लिखा हुआ है 2006 या 2000 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी एतद द्वारा ऐसे लिखा हुआ है। तो 2006 या विक्रमी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत है, विक्रमी है। लेकिन हम अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो इसमें 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर की तारीख लिखी हुई है। तो जाहिर सी बात है जिससे हमें किसी दिन या किसी घटना की जानकारी मिलती है उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक जानकारी। तो इससे ऐतिहासिक जानकारी एक मिलती है प्रस्तावना से। अब हमारे देश या राज्य का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। यह 4 उद्देश्य हैं हमारे देश के। यह क्या करेगा, सबको न्याय प्रदान करेगा, सबको स्वतंत्रता प्रदान करेगा और सबको समान रूप से व्यवहार करेगा सबके साथ। और बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना का विकास करेगा। हम ये जो उद्देश्य है, न्याय क्या होता है, इसके बारे में हम एक एक लाइन में बात कर लेते हैं और इसके बारे में हम बहुत विस्तार से एक एक टॉपिक पे आगे हम बात करेंगे। न्याय का मतलब होता है जहां आप लिख लीजिएगा, जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, अर्थात चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, उससे कोई भेदभाव न करना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। हम मान लीजिए कि कोर्ट में गए, कोई अंबानी गए या कोई बहुत गरीब इंसान गया, तो अगर कोई कानून तोड़ा है अंबानी या उस नॉर्मल इंसान ने, तो दोनों के साथ एक ही सजा का प्रावधान है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है यही होता है न्याय। अब होती है स्वतंत्रता। क्या होती है,
स्वतंत्रता का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो, किसी भी प्रकार का रोक टोक न हो, किसी भी प्रकार की अड़चन न हो, उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। और समता का मतलब होता है कानून के सामने सभी के सभी क्या है, बराबर है, सभी के सभी समान है, इसे हम कहते हैं समता। इसको इक्विटी और इक्वलिटी दोनों में अंतर होता है। ठीक ऐसे ही यह लिबर्टी और फ्रीडम दोनों में अंतर होता है, लेकिन दोनों का अनुवाद क्या हो गया, स्वतंत्रता ही होता है। हम आगे बात करेंगे। और बंधुता का मतलब होता है भाईचारे की भावना, भाई बंधु की भावना बंधुता कहलाती है। तो न्याय हम बात करते हैं, 3 प्रकार का न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिया हुआ है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता दी हुई है। यह प्रश्न अक्सर पूछता है कि यह न्याय कौन कौन से हैं। तो जो 3 न्याय हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि 3 प्रकार के न्याय हैं। आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, न्याय का आसरा। आ का मतलब आर्थिक न्याय, स का मतलब होता है सामाजिक न्याय और रा का मतलब होता है राजनीतिक न्याय। प्रश्न पूछता है कई बार धार्मिक दे देगा, क्या धार्मिक न्याय है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय नहीं है, तो इसलिए आपको यह कोड याद कर लेते हैं तो आपको प्रश्न सही करने में आसानी हो जाएगी। धार्मिक न्याय या किसी अन्य प्रकार का न्याय नहीं है, इन 3 को छोड़ देता। अब बात करते हैं, यह तीनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता होती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कि रोक टोक न हो, अड़चन न हो या किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न हो, उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति, विचार और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान में है। ये विश्वास की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रताएं हैं, इनका अपना अलग अलग अर्थ है। जब हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो हम इसको एक एक शब्द का मतलब हम समझेंगे। तो हम बात करते हैं जो समता है हमारे संविधान में, जो प्रस्तावना है 2 प्रकार की दी हुई है। एक होता है प्रतिष्ठा की समता और दूसरा होता है अवसर की समता। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। बाकी बंधुता तो एक ही है, भाईचारे की भावना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम सभी एक ही माता की संतान हैं, पूरे देश के लोग एक ही माँ की संतान हैं। इसलिए हम सभी लोग चाहे अलग अलग घर के क्यों न हो, अलग अलग धर्म के क्यों न हो, हम सभी के सभी क्या हैं, आपस में भाई बहन हैं। और आपस में भाई हैं, भाई बहन हैं, तो हमको सभी लोगों को मिलकर भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। हम इसको जब विस्तार से पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो राज्य की प्रकृति क्या है, या हम कह सकते हैं राज्य का नेचर क्या है। तो नेचर का मतलब होता है राज्य कैसा है, इसके बारे में। तो हमारा जो राज्य है यह संप्रभु है, यह क्या है, संप्रभु है या संप्रभुता है इसकी। यह समाजवादी है, यह क्या है, समाजवादी लिख लीजिएगा। पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष लिख सकते हैं आप। और लोकतंत्र है और गणराज्य भी है। हम बात करते हैं संप्रभुता का मतलब क्या होता है। संप्रभुता का मतलब होता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हो, उस निर्णय लेने के लिए हमारी जो सरकार है वह क्या है, स्वतंत्र है। किसी भी प्रकार का बाहरी रोक टोक या प्रतिबंध नहीं है, चाहे वह आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो। आंतरिक का मतलब होता है देश के अंदर का मामला, और बाह्य का मतलब होता है देश के जो बाहर मामला है, विदेश मामले हैं, उनके बारे में। समाजवाद का मतलब होता है जहाँ संसाधनों का समतापूर्ण वितरण हो। संसाधन जो है, संसाधनों का समता मूलक लिख लीजिए, समता मूलक वितरण। तो यह समाजवाद है जहाँ संसाधन है उसका समानता के साथ या समाज के सभी वर्गों में जो है समानता के साथ उसका वितरण करना चाहिए। जो भी संसाधन है, पानी हो, पैसा हो, रुपया हो, इंडस्ट्री हो, रोजगार हो, सभी को वितरित किया जाना चाहिए। यही होता है समाजवाद। और हम बात करें समाजवाद और एक होता है शब्द साम्यवाद, इन दोनों में थोड़ा मोड़ा अंतर है। साम्यवाद का लक्ष्य भी क्या होता है, संसाधनों का समतामूलक वितरण होना चाहिए। किसमें, समाज के लोगों में, समाज के सभी वर्गों में।
लेकिन साम्यवाद इसकी जो प्राप्ति का जो तरीका बताता है, इसके लिए हिंसा पर जोर देता है, हिंसा पर। लेकिन समाजवाद जो है इसकी प्राप्ति के लिए लोकतंत्र पर जोर देता है, लोकतांत्रिक तरीके से इसको पाने का प्रयास करता है। लेकिन साम्यवाद इसको पाने के लिए हिंसा की वकालत करता है या हिंसा की बात करता है। अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्षता क्या होती है या पंथ निरपेक्ष क्या होते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है धर्मनिरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष। दोनों में अंतर है। जब इसको इंग्लिश में सेकुलरिज्म कहते हैं हम, इसका दो अनुवाद हिंदी में हो सकता है, एक तो हो सकता है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। लेकिन हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ शब्द को शामिल किया गया है, धर्म को शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। निरपेक्ष का मतलब होता है अलगाव होना या अलग होना, और पंथ का मतलब होता है पंथ। किसी भी पंथ से जो राज्य होगा वह पूर्णतः अलग होगा, ठीक, या किसी राज्य के साथ लगाव इसका नहीं होगा, इसी को बोलते हैं पंथ निरपेक्षता, ठीक। हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो जानेंगे। अब होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, ठीक, या लोक का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो हमारा राज्य कैसा है, हमारा देश कैसा है, यह एक लोकतांत्रिक देश है। और जो अंतिम प्रकृति है गणराज्य की, जो हमारा देश है वह क्या है, गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश के लोग, जिस देश की जनता उस देश के किसी भी पद पर आसीन होने की योग्यता रखती हो, या मैं कहूँ तो मैं पीएम सीएम या कुछ भी बनने के योग्य हूँ, तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, तो उसे हम कहते हैं गणराज्य। लेकिन इसको डिफाइन किया जाता है कि जब मैं कुछ भी बन सकता हूँ तो पीएम भी बन सकता हूँ, प्रेसिडेंट भी बन सकता हूँ। तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जिस देश का मुखिया या प्रधान जो होता है उस राज्य का या देश का, वह निर्वाचित हो, अर्थात हम बात कर सकते हैं उसका चुनाव निर्वाचन के माध्यम से हो, वह चुना जाए, न कि वंश के माध्यम से, अर्थात वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। कौन, राज्य का मुखिया। तो ये हो गया, ये हमसे ये बात जानकारी मिलती है किससे, प्रस्तावना से। अब हम बात करते हैं क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बारे में कई प्रश्न यहाँ से भी बने हुए हैं, इसको देखते हैं। यूपीएससी तक में प्रश्न बने हुए हैं। और हाँ, एक बात और याद रहे कि ये जो प्रश्न है प्री में तो बनते ही बनते हैं, लेकिन ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, यह 5 और 4 9 चीज़ें हैं कि कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें यूपीएससी इस 9 टॉपिक से 1 से 2 से 3 प्रश्न न पूछी हो। यूपीएससी या यूपीपीसीएस कोई भी ऐसा आयोग जहाँ पर लिखित परीक्षा होती है, इससे 2 या 3 प्रश्न न पूछी हो, इसीलिए हम इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए अब हम बात करेंगे न्याय के बारे में, जो संशोधन होता है उसके बारे में। तो क्या संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस मामले में कई केस हुए। इसमें पहला केस जो है बेरूबाड़ी केस या मामला, यह 1960 का है। दूसरा हुआ बेरूबाड़ी केस। अभी हम इसको देखते हैं आगे। बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है हमारा, यह संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। जब संविधान का अंग है ही नहीं हमारी प्रस्तावना, तो क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी जब संशोधन करते हैं तो संविधान में संशोधन करते हैं। और बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान जो संविधान है, जो प्रस्तावना है संविधान का अंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, तो क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा केस क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, और यह काफ़ी 1973 में, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, हम बात करें तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसमें क्या कहा था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना यह संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। बेरूबाड़ी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है या भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में ठीक उसके उल्टा या उसके विपरीत निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो जब संविधान में संशोधन कर सकते हैं तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है।
जब भाग है तो उसमें कर ही सकते हैं। प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, संशोधन हम कर सकते हैं। यह अनुमति किसके द्वारा मिल गई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, केशवानंद भारती केस 1973 के 73 से। लेकिन बात ये हुई कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रस्तावना जो है उसका पुनर्लेखन नहीं कर सकते, पुनर्लेखन नहीं कर सकते, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। पुनर्लेखन नहीं कर सकते, पुनर्लेखन नहीं कर सकते हैं किसका? प्रस्तावना का, लेकिन हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन करने के लिए हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं जिससे जो संविधान या प्रस्तावना का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा जो है प्रभावित नहीं होना चाहिए। अतः इसी केस में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी या संविधान के मूल ढांचे की बात की थी, जिसमें यह हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित किए बिना आप कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, संसद कुछ भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते यह है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वह प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, हम संशोधन कर सकते हैं किसमें? प्रस्तावना में, लेकिन इसका पुनर्लेखन नहीं कर सकते, इसको हम पुनः दोबारा लिख नहीं सकते। तो यह बात हुई केशवानंद भारती केस से। अब यह एक प्रश्न पूछता है अक्सर, तो जब इसमें हम संशोधन कर सकते हैं तो क्या कभी संशोधन हुआ है? तो हाँ, संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है अभी तक। कब हुआ है? 1973 का यह केस हुआ और 1976 में संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया 1976 में। प्रश्न पूछे कि कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है? तो एक बार। प्रस्तावना हमारी एक है तो संशोधन कितनी बार? एक बार हो चुका है अभी तक। और कब हुआ है? 1976 में। 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्षता और तीसरा था अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब यह पूछे कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1976 में। 4 + 2 6, यहाँ पे 6, तो 1976। आप इससे हिंट मिल जाएगा, आप इसको ट्रिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप हमको एक बात बताइए कि अखंडता और एकता में क्या अंतर होता है? बाकी हम अगली क्लास में बात करेंगे ही, लेकिन आप बताइएगा कमेंट करके कि अखंडता और एकता में क्या अंतर है। एक और केस हुआ, तीसरा केस हुआ था SR बोमई केस हुआ था। SR बोमई केस हुआ था। यह SR बोमई केस 1994 में हुआ था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती केस में कहा था उसी बात को पुनः रिपीट किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह प्रश्न भी पूछ चुका है, 2 बार का पूछ चुका है, संविधान का भाग है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, भाग है। कौन है? प्रस्तावना। और इसी में एक और डिसीजन दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था कि जो यह पंथ निरपेक्षता है यह हमारे संविधान का मूल ढांचा है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप बर्दाश्त के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यह जो पंथ निरपेक्षता है हमारे संविधान का क्या है? मूल ढांचा है। ये जो रही बात इन सब की, एक केस के बारे में हम जानते हैं। यह केस क्या है हम देखते हैं एक करके। तो एक केस है गोलकनाथ का। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था? यह कब का केस है? गोलकनाथ केस 1967 का है। 1967 का है। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हुआ था कि कहा गया जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। संविधान की आत्मा कहा गया। कब कहा गया? यह गोलकनाथ केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो प्रश्न पूछे कि संविधान की आत्मा हम किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा हम किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। और यह कब तय हुआ था? गोलकनाथ केस से जो केस था 1967, उसमें यह बात सामने आई थी। अब इसके बारे में कुछ जो विद्वान जन है, कुछ सभी लोगों ने कुछ न कुछ कहा है।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो के.एम. मुंशी हैं उनके बारे में बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने के.एम. मुंशी ने कहा था, आप इसको लिख लीजिएगा, ये सब प्रश्न पूछा हुआ है। के.एम. मुंशी ने कहा था जो प्रजातांत्रिक गणराज्य है उसकी जन्म कुंडली क्या है, प्रस्तावना है। तो भाई जन्म कुंडली किसी न किसी व्यक्ति की होती है, तो यहाँ पे जन्म कुंडली किसकी है, प्रस्तावना की है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो सबका हिसाब किताब जो होता है कुंडली में होती है, तो जो मुंशी लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, सबका हिसाब किताब रखते हैं। तो इसीलिए मुंशी जी ने क्या कहा था कि प्रस्तावना क्या है, प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली है। ठीक है। एक और विद्वान राजनीतिज्ञ हैं सुभाष कश्यप, आप इनकी बुक पढ़े भी होंगे, सुभाष कश्यप। इन्होंने कहा था, सुभाष कश्यप जी ने कहा था कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना या उद्देशिका उसकी आत्मा है। यह किसने कहा था, यह कहा था सुभाष कश्यप जी ने कहा था। ये तो रही बात जो कुछ स्टेटमेंट होते हैं उनके बारे में। अब हम बात करेंगे, एक और आपसे कमेंट है, पूछिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा, जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है, इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा था, इसके बारे में बताइएगा। अब हम बात करते हैं, क्या प्रस्तावना प्रवर्तनीय है, मतलब प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि हम इसको कोर्ट या न्यायालय के माध्यम से लागू करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, यह बात होती है। तो हम इसको कहाँ पे लागू नहीं करवा सकते, कोर्ट में जाकर। क्यों लागू नहीं करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई डिसीजन में ऐसा कहा है कि जो हमारी प्रस्तावना है इसका कोई विधिक अधिकार नहीं है। संविधान का भाग तो है लेकिन किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं है। जब विधिक अधिकार रखती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब विधिक अधिकार रखती ही नहीं है तो हम इसको लागू कैसे करवा सकते हैं, हम इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न प्रकार के निर्णयों में ये भी कहा है कि यह मार्गदर्शक का काम करती है। और यहाँ तक कि इससे यूपीएससी में प्रश्न भी पूछ चुका है। तो जो प्रस्तावना होती है यह मार्गदर्शक का काम करती है। मार्गदर्शक इसलिए कि यदि संविधान के कोई ऐसे प्रावधान है जो अस्पष्ट है या जिसकी व्याख्या नहीं हो पा रही है किसी भी संदर्भ में, तो वहाँ पे हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना पूरी के पूरे संविधान का सारांश है या संक्षिप्त अभिव्यक्ति है। तो इसीलिए हम अगर कोई प्रावधान अस्पष्ट है या हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हम हेल्प ले सकते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए। बस इतना ही, इसके अलावा हम इसके बारे में और कुछ नहीं, बस मार्गदर्शक है, हम इसको लागू नहीं करवा सकते। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। और आपसे दो प्रश्न मैंने पूछा है कि एकता और अखंडता में क्या अंतर है, और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं उन्होंने प्रस्तावना को क्या कह के संबोधित किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।